ट्रेनिंग से बैठे तो इधर हवा मिल जाए, हाथ मिल जाए, तो मैं पेड़ मानता हूँ अपने आप को। पहले मेरे पास आते हैं, अपनी बातें बताते हैं और कुछ स्टार्ट होने के बाद तभी वहाँ से जाते हैं। पेड़ नीचे बैठे हैं, जब हमें आराम मिल जाए तब हम जाते हैं। वैसा मैं हूँ, जैसे कि लोग आते हैं परेशान हैं, अपनी बातें मुझसे कहेंगे, जब तक उनकी बात पूरी होगी नहीं तो वो तब तक जाते नहीं हैं। अभी हमारे बीच ये छोटे नन्हे कुमार इधर आ जाओ। आप भी बताओ आपने क्या चूज किया? कोई बात नहीं, चलिए अभी मैं चाहूंगी संजय भाई हमें आगे के कार्यक्रम के बारे में बताएं कि अभी हमने ये प्रोग्राम क्यों रखा है और आगे इसके अंदर क्या क्या होने वाला है। ओम शांति। बेसिकली प्रोग्राम जब भी हम रखते हैं, जैसे आज हमने यूथ का प्रोग्राम रखा है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे ना तो आज भी यूथ कम से कम है हमारे प्रोग्राम में। उसका रीजन क्या है? यूथ हमारे गलत डायरेक्शन में जा रहा है, तो हमें अपनी यूथ को करेक्ट डायरेक्शन में लाना है। इसी माध्यम से हमने प्रोग्राम रखा है। जैसे यहाँ पर नेक्स्ट एक्टिविटी जो होगी, जैसे हमारे अखिलेश भाई हैं, वो एक प्रिंसिपल है, उनके पास डेली बच्चे जाते हैं, उनको पता है कि बच्चों को कैसे मोटिवेट करना है, कैसे सही ट्रैक पे बच्चों को लेके आना है। तो अगला स्पीच हमारे अखिलेश भाई का भी रहेगा। राजयोग मेडिटेशन से आपको क्या बेनिफिट होने वाला है वो उसके बारे में हमारी पूनम दीदी बताएगी। कुछ एक्टिविटीज और कराएंगे आपसे। बेसिकली अभी जैसे आप सारे आ रहे हैं, कईयों का हेजिटेशन दूर होता है। माइक का हमारे को आदत नहीं होती कि माइक को कैसे पकड़ना है, माइक पे बोलने की आदत नहीं है। तो ये सारी चीजें जब हम करते रहते हैं ना, आज भी मैं देखता हूँ यहाँ पे भीड़ कम है। अगर आप किसी भी गलत जगह पे चले जाओ, मैं नाम नहीं लूंगा, वहां पर भीड़ इससे 2 गुनी 3 गुनी हो रखी होगी। उसका रीजन क्या है? यूथ गलत डायरेक्शन पे जा रहा है। उसी यूथ को सही ट्रैक पे लाने के लिए हम छोटे छोटे इवेंट रखते रहेंगे। आज से हमने यहाँ से एक संकल्प लेके जाना है कि हम कैसे सही डायरेक्शन पे चलेंगे, सही मार्ग को अपनाना है। क्या संकल्प हम यहाँ से लेके जाएंगे, उसमें लास्ट में रीतिका दीदी हमें एक संकल्प देगी आज, तो उसको हमें आगे लेके चलना अपने जीवन में। तो आगे अखिलेश भाई या पूनम दीदी का स्पीच रहेगा, जो राजयोग से और कैसे यूथ हमारे किस गलत डायरेक्शन में जा रहा है, उनको कैसे हम सही ट्रैक पे लेके आते हैं। दीदी अखिलेश भाई कह रहे हैं पहले दीदी, तो हम दीदी से ही जानेंगे। दीदी पिछले 17-18 वर्षों से समर्पित रूप से ब्रह्मा कुमारी में सेवाएं दे रही हैं और राजयोग के बहुत अच्छे अभ्यासी हैं। उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारी लाइफ स्किल्स सीखी हैं, टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट। हमने कभी उनको विचलित होते नहीं देखा किसी भी परिस्थिति में। भिन्न भिन्न प्रकार के संस्कारों के साथ, जैसे हम ग्रुप में होते हैं तो एक दूसरे से लड़ने झगड़ने लग जाते हैं, किसी की बात हमें डिस्टर्ब कर जाती है। हमने कभी नहीं देखा दीदी को डिस्टर्ब होते हुए। वो सबको मिलाकर, सबके संस्कारों को पहचान कर उसके अकॉर्डिंग उनके साथ चलते हैं। तो हमारे सामने एक रोल मॉडल है जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। वो हमें लाइफ स्किल्स के बारे में कुछ टिप्स देंगी दीदी। साथ ही साथ हमें मेडिटेशन किस प्रकार से प्रैक्टिस करना है और राजयोग से क्या बेनिफिट होता है, हम दीदी के शब्दों में ही दीदी से जानेंगे। ओम शांति। तो अभी हमें कर्तन ध्वनि से दीदी का स्वागत। ओम शांति। वैसे हमसे ज़्यादा लोग अभी हमारे बीच में हमारे अखिलेश भाई बैठे हैं। मेन ज्ञान की डोज तो आपको इनसे ही मिलेगी, लेकिन थोड़ा हम डिस्कस करें जो अब तक के जीवन रूपी यात्रा में जो अनुभव किया है। एक स्टूडेंट होता है, स्टूडेंट मतलब सीखने का जीवन। सीखते ही रहते हो आप, अब ये पढ़ना है, अब ये करना है, किस लिए? कि कुछ बनना है। जीवन में एक लक्ष्य, एक गोल रख कर के आप चलते हैं कि हमें कुछ बनना है, इसलिए कुछ सीखना है।
सीखने का मतलब स्टूडेंट ने क्या समझ लिया, पढ़ना है, पढ़ाई में अच्छे मार्क्स लेना है, बस ये सीखना है और इससे हमारी लाइफ सेटल हो जाएगी। ऐसा ही कुना यही रहता है, सूरज भाई यही रहता है। लेकिन क्या सिर्फ अच्छे मार्क्स लेने से और एक जॉब हमें मिल जाए जिससे हम सेटिस्फाई हो जाए, हाँ जितना हम कमाना चाहते थे उतनी सैलरी की हमें जॉब मिल गई, इसका मतलब अब हमारी पूरी लाइफ सेटल हो गई है, अब कोई लाइफ में डिस्टरबेंस उतार चढ़ाव नहीं रहेगा? क्या ये सच है? वो जॉब मिल जाती है मेहनत करके, कुछ दिनों की खुशी रहती है, लेकिन उसके बाद लाइफ में उतार चढ़ाव जैसे पहले चल रहे थे वैसे ही कंटिन्यू रहते हैं। फिर रियलाइज होता है हमें कि हमने क्या सीखा था, कहीं वो सीखना हमारा अधूरा तो नहीं रह गया। जब हम स्कूल में जाते थे तो स्कूल के दरवाजे पर एक तरफ लिखा रहता था शिक्षार्थ आइए सेवार्थ जाइए। आप यहाँ आए हैं, शिक्षा को ग्रहण कीजिए और फिर जब आप इस स्कूल से निकलेंगे तो सेवा करनी है, इस लक्ष्य से आप अपने जीवन रूपी क्षेत्र में आप कदम रखोगे। लेकिन वो सोच कहीं ना कहीं हमारी धूमिल हो गई, अब हमारी सोच ही चेंज हो गई। बस स्कूल में गए, कॉलेज में गए, अच्छा सा पैकेज हमें मिले, ऐसी नौकरी हमें मिल जाए, बस हमारी पढ़ाई सेटल हो गई। कहीं ना कहीं माँ बाप भी इसी प्रकार के बच्चों के माइंड की प्रोग्रामिंग करते, इतना कमाना है, ये बनना है। अच्छी बात है, पैसे तो कमाना है, बिना पैसे आगे लाइफ नहीं चलती है। लेकिन उसके साथ साथ धन कमाने की स्किल के साथ साथ लाइफ को अच्छा बनाने की स्किल भी हमें सीखनी होगी। तो कौन कौन सी बातें जानना जरूरी है जिससे हमारी लाइफ भी खुश हो जाए। जैसे अब सोनू छोटी बच्ची है, अब इस पर कोई ग्रस्त जीवन का बोझ नहीं आया है, लेकिन बच्ची क्या कह रही, मेरा मूड ऊपर नीचे हो जाता है। सच बोला बच्ची ने, इसलिए हम इनकी तारीफ करेंगे। सभी का होता है मूड ऊपर नीचे, कोई सच बताते नहीं है। तो कहीं ना कहीं वो स्किल हमने नहीं सीखी है जो हमारे मूड को स्टेबल कर पाए, हमें सदा पॉजिटिव रख पाए। तो कौन सी स्किल, हमें 4-5 स्किल की हम बात करेंगे। पहला हम लें कि खुद के बारे में जाने। हम इस संसार में इतने साल बिता देते हैं, हम यही नहीं जानते कि हम कौन हैं। खुद के बारे में जानने का मतलब ये नहीं कि बस मैं ममता बहन हूँ, मैं एक टीचर हूँ, मैं यहाँ रहती हूँ, हम कहीं हम अपने बारे में जानते हैं। खुद के बारे में जानना अर्थात क्या हमारे अंदर पॉजिटिव क्वालिटी है, क्या हमारी वीकनेस है। हमें अपनी कमजोरी का भी पता होना चाहिए। जब तक आपको अपनी कमजोरी का नहीं पता रहेगा, आप उसे दूर नहीं कर पाएंगे, आप शक्तिशाली नहीं बन पाएंगे। जैसे मकान है, कहीं कहीं उसमें दीवार में टूट फूट आ रही है, कहीं पर पानी रिस रहा है, जब तक आपको उस पॉइंट का नहीं पता चलेगा कि कौन सा पॉइंट कमजोर है मकान में, तब तक आप उसको ठीक नहीं कर पाओगे। और दिन प्रतिदिन क्या होगा, उसमें पानी रिसता रहेगा और वो मकान इतना कमजोर हो जाएगा, एक दिन अचानक गिर जाएगा। आप अपने अंदर की कमजोरी को नहीं भरोगे तो ऐसी जीवन में परिस्थिति आएगी, आप टूट पड़ोगे अचानक। आजकल क्या होता है, बच्चों के सामने कोई बड़ी जिम्मेवारी तो नहीं आती। जो प्रॉब्लम मैं समझती हूँ आरती बहन के सामने आती है, सोनू बहन के सामने नहीं आती। इनको पता है बच्चे को पढ़ाना है, पैसे का भी अरेंज करना है, इसलिए मुझे कमाना है, बच्चे को कोई दिक्कत ना हो। ये प्रॉब्लम बच्चे की लाइफ में नहीं है, सिर्फ इनको पढ़ना है, सिर्फ बच्चे को अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है। तो हम अपनी जो वीकनेस है, कमजोरी है, उसको दूर नहीं करेंगे, हम शक्तिशाली नहीं बनेंगे। कहीं ना कहीं हमें अपनी पॉजिटिविटी का भी मालूम होना चाहिए। कई बार हमें यही नहीं पता रहता मेरे अंदर क्या विशेषता है। दूसरा में कुछ भी कह देता है, आप ये काम नहीं कर सकते, हम मान लेते हैं। लेकिन कई होते हैं जो अपनी क्वालिटी को जानते हैं, नहीं जी हम ये काम कर सकते हैं, चाहे पूरी दुनिया विरोध करे, हमें ये काम करना आता है और हम इसमें जीत जाएंगे, इसलिए हम इस मार्ग में आगे बढ़ेंगे। जब आप अपनी कमी, कमजोरी और विशेषता दोनों को जानोगे, तभी आप सही डिसीजन ले पाओगे कि मुझे कौन सी फील्ड में जाना है। आज बच्चे काउंसलर से पूछते हैं, आप बताइए हमें कौन सी फील्ड चूज करनी है, हम डॉक्टर बने, इंजीनियर बने या टीचर बने।
क्यों? क्या काउंसलर आपको आपसे ज्यादा जानता है? नहीं जानता। उससे तो आप 10-15 मिनट मिले हो, आप जानते हो। उसके लिए हमें थोड़ा शांत होकर के बैठना पड़ता है। मेडिटेशन इसमें बहुत हेल्प करता है खुद को समझने में। इसलिए हम सब बच्चों को डायरेक्शन देते हैं कि आप मेडिटेशन जरूर सीखें ताकि आप खुद को पहचान सकें। दूसरी जो स्किल है, हमें टाइम मैनेजमेंट, टाइम को मैनेज करना आना चाहिए। कितना पढ़ना है, कब पढ़ना है, कब खेलना है, कब खाना है, हर चीज का यदि हम टाइम रखें। आज हमारा ना यूथ का ना सोने का टाइम है, ना उठने का टाइम है, ना खाने का टाइम है, जिससे उनकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों ही डिस्टर्ब हो रही है। क्योंकि जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि सूर्यास्त होने से पहले भोजन कर लेना चाहिए। आजकल की लाइफस्टाइल थोड़ा चेंज हो गई। 10, 11, 12 बजे तक रात तक हम भोजन कर रहे हैं और फिर लेट उठेंगे, लेट सोएंगे। तो हर काम आप टाइम से नहीं करोगे तो उसका प्रभाव आपके स्वभाव पर भी पड़ता है। शरीर की हेल्थ पर तो पड़ता ही पड़ता है। कुछ सालों के बाद अनेक बीमारियां शरीर में खड़ी हो जाती है। समय पर ना सोने से, समय पर ना उठने से आपका स्वभाव भी चिड़चिड़ा हो जाता है। डिसीजन लेने की पावर आपकी कम हो जाती है। बातों को फेस करने की शक्ति नहीं रहती। सहन शक्ति हमारी जैसे कि डाउन होने लगती है। इसलिए हमें टाइम को मैनेज करने की स्किल भी सीखनी चाहिए। क्या होगा यदि हम मैक्सिमम 10 या 11 बजे हम सोने का समय रखें तो हम सही समय पर उठ सकते हैं। टीवी भी देखें, मोबाइल भी देखें, लेकिन उसके बीच में उससे पहले देख ले, कोशिश करें कि हम इतने बजे तक सो जाए। कोई ये नहीं कह रहा आप टीवी मोबाइल बिल्कुल बंद कर दो, जीवन बिल्कुल नीरस कर दो। बस सिर्फ ये कह रहे कि थोड़ा सही समय पर सो जाएं ताकि आप सही समय पर उठ सकें। तीसरा जो स्किल है, बात करने की स्किल। सुनने का भी एक स्किल होता है। अब आप यहाँ पर बैठे हो, कोई तो सारी बातें कहेंगे, हाँ हमें समझ में आई। कहीं यहाँ बैठे हुए भी मन और बुद्धि से कहीं और है, तो क्या कहेंगे? आपने ठीक से सुना नहीं। तो कई बार सामने वाला हमें कोई बात कह रहा है, हम उसे पूरी रीति से नहीं सुन पाते, तो भी कई प्रॉब्लम लाइफ में आ जाती है। अब अभी तो आप स्कूल में हो, कॉलेज में हो, आगे आप जॉब भी करोगे, कहीं पर आप ऑफिस में काम करोगे, वहां किसी ने आपको कोई प्रोजेक्ट दिया कि इसको इस प्रकार से करना है, इतनी डेट तक मुझे ये कंप्लीट करके देना है। आपने ठीक से सुना नहीं। उन्होंने कहा 2 दिन में करके देना, आपको सुना 2 महीने में करके देना, तो क्या होगा? वहां प्रॉब्लम हो जाएगी, आपकी जॉब पर खतरा हो जाएगा। तो ये संस्कार हमें चेंज करना है। जो हम घर में तो कह देते हैं पेरेंट्स को, आपने बोला मैं ठीक से सुना नहीं, क्या हो गया फिर नहीं सुना तो दोबारा नहीं बोल सकते क्या? लेकिन बाहर ऐसा नहीं होगा। घर में तो हम कैसे भी चल ले, थोड़ा ऊपर नीचे, लेकिन जब बाहर जाते हैं तो हमारे ये संस्कार बाहर भी निकलता है। बाहर हम ये नहीं बोल सकते क्या हो गया, दोबारा नहीं बता सकते थे आप। वो कहेंगे दोबारा बताएंगे, आपसे बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट लाइन में खड़े, आप साइड हो जाओ, हम उनको ले लेंगे। अभी ऐसा जमाना है, अभी ऐसा जमाना है। आप अपने आप को सुधारोगे तो आगे बढ़ पाओगे, नहीं तो बहुत सारी लाइन खड़ी हुई है आपकी सीट लेने के लिए। तो बात को सुनने की भी कला और बात को रखने की भी कला। वो एक कहानी से आप समझ पाओगे कि एक बार एक राजा था और राजा का जो हाथी था, जिसने राजा को बहुत युद्ध में जिताया, तो राजा का उस हाथी से बहुत ही प्रेम था। राजा नहीं चाहता था कि मेरा हाथी मुझे छोड़कर जाए, लेकिन उम्र तो सबकी लिमिटेड होती है। हाथी की तबीयत खराब होने लगी तो राजा ने कुछ सैनिकों को हाथी की देखरेख के लिए रखा और कहा कि मेरा हाथी से बहुत प्रेम है, मैं कभी नहीं सुनना चाहूंगा मेरा हाथी मर गया, इसकी अच्छे से देखभाल करो। अब कितनी भी अच्छे से देखभाल करे, एक दिन तो आना ही था। हाथी ने शरीर छोड़ दिया। अब सब डर रहे कि कौन जाकर राजा को बताए कि राजा का हाथी मर गया, क्योंकि राजा ने कहा जो बताएगा मैं उसको मार दूंगा।
जिसने ये बुरी खबर मुझे दी कि मेरा हाथी मर गया। तो कोई नहीं जा रहा था। एक बुजुर्ग सामने आया, उन्होंने कहा मैं जाकर राजा को मैसेज दूंगा। सबने कहा मारे जाओगे। उन्होंने कहा कुछ नहीं होगा। तो राजा के पास गए। राजा ने कहा अच्छा मेरे हाथी का हालचाल सुनाने आए हो, कैसा है मेरा हाथी? कह रहे लेटा हुआ है। क्या तबीयत ठीक है? कह रहे काफी देर से वो लेटा हुआ है, ना कुछ खा रहा है, ना उसका सूंड हिल रहा है, ना उसकी आंखें हिल रही है, ना उसका पेट हिल रहा है, ना उसकी पूंछ हिल रही है। तो राजा ने कहा क्या मेरा हाथी मर गया? कहा मैं कैसे कह सकता हूँ, ये आप ही समझ लो। जब कोई उसमें हलचल नहीं हो रही तो क्या हुआ? तो बुजुर्ग ने अपने मुख से नहीं बोला कि आपका हाथी मर गया, बात तो वही उसने रखी राजा के सामने। राजा समझ गया लेकिन अपनी जान बचा ली। कई बार हम इसे अपनी क्वालिटी समझते हैं। जी हम तो जुबान के साफ हैं, जो होता है वो फटाक से बोल देते हैं। अब आपको बुरा लगा, अभी आपकी प्रॉब्लम। अब आप ये घर में तो बोल सकते हो, अब जहाँ जॉब करोगे अपने बॉस को, अपने बड़े को ऐसा बोलोगे? मेरी तो साफ बोलने की आदत है, आपको बुरा लग रहा है, अभी आपकी प्रॉब्लम है, वो कहेंगे निकलो यहाँ से। तो इसलिए बात करने की भी स्किल होनी चाहिए, बात को सुनने की भी स्किल होनी चाहिए, टाइम को मैनेज करने की भी स्किल हमारे अंदर होनी चाहिए। चौथा जो है जीवन को आसान बनाने की जो स्किल है वो है दूसरों को समझना और उनको सहयोग देना। किसी को सहयोग देना, किसी को रिस्पेक्ट देना, कब कहाँ काम आ जाए हमें नहीं पता रहता। आपने सुना होगा कुछ दिन पहले भी एक घटना, एक कहानी हम सुना रहे थे कि एक व्यक्ति जंगल से जा रहा था तो वहां उसने देखा कि झाड़ियों के बीच में शेर का छोटा बच्चा जिसके पैर में कांटा लगा हुआ है तड़प रहा था। अब कोई दूसरा होता तो कहते चलो ना, हमें क्या पड़ी। तो उसको रहम आया और उसने उसका कांटा निकाल दिया, उसको थोड़ा ठीक किया और फिर वो दौड़ करके शेर का बच्चा भाग गया। अब कुछ सालों के बाद आपको पता है पहले जो राजाएं थे वो बहुत कड़ी सजा देते थे। अभी तो हमारी गवर्नमेंट ऐसी नहीं है, आप किसी का मर्डर भी करोगे तो आपको पकड़कर बस जेल में बंद कर देगी, आराम से रोटी पानी खाते रहते हो। पहले सजा बहुत कड़ी थी। तो उसी भाई से कुछ ऐसी गलती हुई और राजा ने उसे बंद कर दिया और जो सजा उनके लिए मुकर्रर की गई, राजाएं पहले रखते थे जानवरों को, शेर को पकड़ा हुआ रखा था, कुछ दिनों से उसे खाना नहीं खिलाया था, कहा इसको भूखे शेर के आगे फेंक दिया जाए, इसने जो गलती की है। उस व्यक्ति को उस शेर के सामने डाल दिया। शेर नजदीक आता है, जानवरों को बहुत परख होती है, वो आपको स्मेल करके पहचान जाते हैं, ये मेरा मालिक है, ये कौन है। वो नजदीक आया, उसने स्मेल की और उसके पास ही बैठ गया, कुछ नहीं कहा, जबकि बहुत भूखा था। सब हैरान, ये क्या चमत्कार हुआ। वो व्यक्ति भी सोच रहा था कि ये कैसे हुआ कि शेर ने मुझे खाया नहीं। तो उसे ध्यान आया कि ये तो वही शेर है जो बच्चा था पहले और इसका कांटा मैंने निकाला था, इतने साल पहले मदद की थी। कई बार हम किसी को अनदेखा करके चलते, अरे मदद करने से हमें क्या मिलेगा। भगवान तो ऊपर देख ही रहा है, जब भी आप किसी की मदद करते हो उसका रिटर्न आपको मिलेगा ही मिलेगा, 100%, आज नहीं तो कल। चाहे वो आपके घर वाले हो, चाहे बाहर वाले हो, आप स्कूल कॉलेज के जो भी आपके दोस्त हैं, नियम मर्यादा प्रमाण, हम ये नहीं कहेंगे आप नियम मर्यादा को तोड़ करके किसी की मदद करो। कोई बच्चा गलत डायरेक्शन में जा रहा है, स्मोक करता है, ड्रिंक करता है या और चीजें खाता है और वो कभी उसके पास पैसे ना हो, उसको मूवी देखने जाना है, वो तड़प रहा है, आप सोचो बेचारा दुखी है, परेशान है, चलो इसको पैसे दे दो। नहीं, किसी के भविष्य को संवारने में आप उसकी मदद कर सकते हो, किसी को बिगाड़ने में यदि आपने रहम खाकर उसको थोड़ा भी सहयोग दिया, आपका भी पाप कर्म बनेगा। कहाँ किसको कब सहयोग देना है ये हमें समझ होनी चाहिए। इसलिए यहाँ पर हमें भगवान सिखाते हैं ज्ञान युक्त रहम हो। किसी पर भी आप ऐसे अनजाने व्यक्ति पर आप रहम करते हो ना,
आपको लूट कर भाग जाते हैं। फिर हम क्या सोच लेते हैं, अरे आजकल तो किसी की मदद करने का जमाना ही नहीं है। ज्ञान युक्त सोच समझ करके कि सामने वाला हमारी मदद को समझ पा रहा है, उससे वो खुद को सुधारेगा या वो हमें बेवकूफ समझ करके हमारा फायदा उठाकर भाग जाएगा। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल इतिहास में आप सबने सुना होगा। पृथ्वीराज चौहान ने किसको मारा था? पृथ्वीराज चौहान की आंखें किसने निकाली थी? मोहम्मद घोरी ने निकाली थी, जिसको 17-18 बार माफ किया था पृथ्वीराज चौहान ने। हर बार वो हारता था, फिर गिड़गिड़ाता था, मुझे माफ कर दो, आगे से मैं नहीं आऊंगा युद्ध करने, माफ कर देता था, फिर वो आता था। 17-18 बार माफ किया, फिर उसने धोखे से पकड़ा पृथ्वीराज चौहान को। बाद में उसने क्या किया? आंखें निकाल दी पृथ्वीराज चौहान की। तो पृथ्वीराज चौहान एक बहुत बलशाली शक्तिशाली राजा, लेकिन परख नहीं पाए कि सामने वाले को मुझे क्षमा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये हमें अध्यात्म सिखाता है। ये कला अध्यात्म हमारे अंदर डेवलप करता है। इसलिए हम हमेशा कहते हैं अपने यूथ को कि आप अच्छे मार्क्स लेना चाहते हो, अपने व्यवहारिक जीवन में सफल होना चाहते हो, तो थोड़ा सा आध्यात्मिक हो जाए, थोड़ा सा ध्यान साधना मेडिटेशन को अपने जीवन में हम शामिल कर ले। सोने से पहले बस 10 मिनट मेडिटेशन करना होता है और सुबह उठ करके 10 मिनट करें। बाकी सारा दिन आप पढ़े लिखे, कॉलेज जाए, कुछ भी करें, सिर्फ सोने का टाइम अपना ठीक कर ले, किस अवस्था में सोना है, और उठ के 10 मिनट अपने मन की अवस्था को मेडिटेशन करके ठीक करें। जीवन बदल जाएगा। पढ़े लिखे की कमी नहीं है, अच्छे अच्छे पढ़े लिखे, न्यूज में आता है ये कर दिया वो कर दिया। एक बहुत बड़ा ऑफिसर जिसका बड़ा ऑफिस में नाम था, बहुत इंटेलिजेंट है, शार्प माइंड है, ये है वो है, और प्रैक्टिकल जीवन में आया तो उसने अपनी वाइफ का मर्डर कर दिया। मन शांत नहीं, सहन शक्ति नहीं थी, तो इसलिए क्या हुआ, अब जेल में बैठा, इतना इंटेलिजेंट होने के बाद भी। तो ये मत सोचो कि हम इंटेलिजेंट बुद्धि हो जाएंगे, ज्यादा कमाना सीख लेंगे, जीवन को एंजॉय कर पाएंगे। नहीं, जीवन को एंजॉय करने के लिए मन का शांत होना, स्टेबल होना बहुत जरूरी है। उसके लिए मेडिटेशन से जुड़ना ही पड़ेगा। और अभी वर्तमान समय में जो दुनिया की हालत हो रही है, और जो चैलेंज, ना कि यूथ, सभी के सामने जो चैलेंज आने वाले हैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन ही हमारी मदद करेगा। तो आज के इस प्रोग्राम में हम मेडिटेशन के बारे में भी जानेंगे। उससे पहले अभी मैं अनुरोध करूंगी, हमारे अखिलेश भाई, आप तो इतने बच्चों के संपर्क में आते हैं, आप जनकपुरी केंद्रीय विद्यालय के प्रिंसिपल हैं। आगे अखिलेश भाई के बारे में नितिका बहन बताएंगे और अखिलेश भाई आगे का प्रोग्राम करेंगे।